आज हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो एक ऐसी कहानी बताती हैं जो दिमाग सुन कर देती है। एक छोटी सी अफवाह, एक भीड़ और दो देशों के दशकों पुराने रिश्ते दांव पर। हम बात कर रहे हैं भारत और बांग्लादेश के बीच अचानक उबल पड़े उस तनाव की, जिसके केंद्र में एक ऐसी घटना है जिसने पूरे दक्षिण एशिया में एक शॉकवेव भेज दी है। बिल्कुल। आज का हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि बांग्लादेश के म्यूमिनसिंह शहर की एक गली में हुई एक भयानक वारदात कैसे दिल्ली और ढाका के बीच एक बड़े डिप्लोमेटिक क्राइसिस की वजह बन गई। और हमारे पास जो भी जानकारी है वो हालिया रिपोर्ट्स और अलग-अलग एनालिसिस पर बेस्ड है, जो इस पूरी तस्वीर को साफ करने में हमारी मदद करेंगी। तो चलिए इस मामले को परत दर परत खोलते हैं। शुरू करते हैं उस घटना से जहाँ से ये सारा विवाद भड़का। जी, बांग्लादेश के म्यूमिनसिंह में एक 27 साल का नौजवान था, दीपू चंद्र दास। एक दिन अचानक उस पर एक भीड़ टूट पड़ती है। और भीड़ के हमले की वजह एक आरोप, एक अफवाह कि उसने इस्लाम का अपमान किया है। लेकिन इसमें जो सबसे अजीब बात है, वही कि हमारे हाथ लगी किसी भी रिपोर्ट में इस आरोप का कोई सबूत नहीं है, कोई पोस्ट नहीं, कोई गवाह नहीं, बस हवा में फैली एक बात। और उस बेबुनियाद बात का नतीजा इतना भयानक था कि यकीन करना मुश्किल है। भीड़ ने दीपू को पहले बेरहमी से पीटा और फिर बीच सड़क पर सबके सामने उसे जिंदा जला दिया। और किसी ने इसे रोका नहीं, बल्कि कई लोगों ने इस पूरी वहशियाना हरकत को अपने फोन पे रिकॉर्ड किया। और यहीं से ये मामला एक स्थानीय अपराध से कहीं ज्यादा बड़ा बन जाता है। ये वीडियोस, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैली। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो है इस घटना की क्रूरता और उसका डिजिटल फैलाव। जैसी ये क्लिप्स भारत पहुंची, यहाँ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ये समझना भी जरूरी है ना कि ये कोई अकेली घटना नहीं थी। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? एक रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ साल 2025 में बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध जैसे अल्पसंख्यक समुदायों पर लगभग 2900 हमले हुए। 2900? हाँ, मतलब जमीन पहले से ही तैयार थी। दीपू की हत्या उस बारूद में एक चिंगारी की तरह थी। सही कहा। वो 2900 हमले खबरों में शायद छोटी मोटी जगह पाते थे, लेकिन इस घटना की जो विजुअल बर्बरता थी उसने इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन बना दिया। इसने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा और भयानक सवालिया निशान लगा दिया। तो सवाल यही उठता है कि इतनी भयानक घटना हुई क्यों? क्या ये सिर्फ एक भीड़ का पागलपन था या इसके पीछे की वजह कहीं ज्यादा गहरी है? वजहें हमेशा गहरी होती हैं। हमारे एक सोर्स में बांग्लादेश की उस वक्त की राजनीतिक अस्थिरता का जिक्र है, खासकर प्रधानमंत्री शेख हसीना के हटने के बाद। क्या आप उस पर और रोशनी डाल सकते हैं? हाँ, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। देखिए, जब किसी देश में एक मजबूत सरकार अचानक हट जाती है तो एक पावर वैक्यूम बन जाता है, एक खालीपन। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि एक बड़ा मैदान है जहाँ के मुख्य खिलाड़ी यानी सरकार अचानक मैदान छोड़कर चले गए हैं। अब किनारे पर बैठे छोटे छोटे ज्यादा आक्रामक खिलाड़ी, मतलब कट्टरपंथी गुट। हाँ, कट्टरपंथी और चरमपंथी गुट, वो उस खाली मैदान पर कब्जा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बांग्लादेश में ठीक यही हुआ। और सिर्फ सत्ता कमजोर नहीं हुई थी, माहौल में पहले से ही काफी हिंसा थी। उसी दौरान एक विपक्षी नेता की हत्या ने हालात को और बिगाड़ दिया था, है ना? एग्जैक्टली। तो ये सब मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा बन गया, जहां सबसे आसान निशाना कौन बनता है? अल्पसंख्यक। सही। राजनीतिक अस्थिरता का सबसे पहला और सबसे बुरा असर हमेशा समाज के सबसे कमजोर तबकों पर पड़ता है। जब कानून और व्यवस्था का डर कम हो जाता है तो नफरत फैलाने वालों की हिम्मत बढ़ जाती है। उन्हें लगता है कि कोई पूछेगा नहीं। कोई नहीं पूछेगा। उन्हें लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और बच निकलेंगे। दीपू दास की लिंचिंग उसी बढ़ी हुई हिम्मत का एक घिनौना नतीजा थी। और इस नफरत की आग को मतलब पेट्रोल से सींचने का काम किया सोशल मीडिया ने। बहुत बड़ा रोल था उसका। एक लोकल घटना को इंटरनेशनल मुद्दा बनाने में इसकी भूमिका बहुत अहम रही है। ये सिर्फ जानकारी फैलाने का माध्यम नहीं था, बल्कि गुस्सा भड़काने का हथियार बन गया। जिस क्रूरता से हत्या की गई और जिस तरह उसे ग्लोरीफाई करते हुए रिकॉर्ड किया गया, उसने डिजिटल दुनिया में एक भूचाल ला दिया। ये वायरल वीडियोस भारत में राजनीतिक और धार्मिक समूहों के बीच गुस्सा फैलाने का सबसे बड़ा जरिया बने। एक चिंगारी बांग्लादेश में लगी थी, लेकिन सोशल मीडिया ने उसे हवा देकर सीधा भारत के आंगन तक पहुंचा दिया।
और जब ये आग भारत पहुंची तो यहाँ से मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। हाँ। यहाँ की प्रतिक्रिया भी कुछ कम नहीं थी। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज, मेरठ जैसे बड़े शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। और ये सिर्फ मोमबत्ती जुलूस नहीं थे। नहीं, ये गुस्से से भरे प्रदर्शन थे। ये प्रदर्शनों में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन सबसे आगे थे। उन्होंने इसे सिर्फ एक हत्या के तौर पर नहीं देखा, बल्कि एक प्रतीक बना दिया। हाँ, इसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे सिस्टमैटिक अत्याचार के एक प्रतीक के तौर पर पेश किया। उनके नारे और भाषण सीधे तौर पर बांग्लादेश सरकार को निशाना बना रहे थे। कोलकाता में तो हालात बेकाबू होते होते बचे। हाँ, अच्छा। वहाँ बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त कार्यालय के बाहर हजारों की भीड़ जमा हो गई, सड़कों को जाम कर दिया गया और नारेबाजी इतनी उग्र थी कि पुलिस को हालात संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। लोगों की एक ही मांग थी, दीपू के लिए न्याय। और ये गुस्सा सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं रहा, बहुत तेजी से ये मामला कूटनीति के गलियारों तक पहुंच गया। मतलब अब ये सरकारों के बीच की बात बन गई। हाँ, अब ये सिर्फ जनता का मामला नहीं बल्कि दो सरकारों के बीच की तनातनी बन गया। बिल्कुल। भारत सरकार ने इस पर बहुत सख्त रुख अपनाया। उन्होंने बांग्लादेश के राजदूत को तलब किया। अब डिप्लोमेसी की दुनिया में किसी राजदूत को तलब करना एक बहुत ही सीरियस कदम माना जाता है। ये कहने का एक तरीका है कि अब बहुत हो गया, हमें जवाब चाहिए। सही। ये एक सीधा और कड़ा संदेश था कि भारत इस घटना को हल्के में नहीं ले रहा है और इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उधर बांग्लादेश में भी कुछ विरोध प्रदर्शन हुए जिन्हें वहां की पुलिस ने कंट्रोल किया, लेकिन भारत में बढ़ते गुस्से और अपने दूतावासों की सुरक्षा को देखते हुए भारत सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। हाँ, और उस कदम ने सबको चौंका दिया। उन्होंने कुछ शहरों में बांग्लादेशी नागरिकों के लिए अपनी वीजा सेवाएं अस्थायी तौर पर बंद कर दी। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल था, है ना? बहुत बड़ा। ये दिखाता है कि रिश्तों में तनाव किस हद तक बढ़ चुका था। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं थी, ये एक ठोस एक्शन था जिसका असर आम लोगों पर पड़ना तय था। मतलब आपने दरवाजे पे एक ताला लगा दिया है। बिल्कुल। ये एक साफ संकेत था कि जब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलता और हमारे लोगों की सुरक्षा का भरोसा नहीं दिया जाता, तब तक बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा। तो इन सब का मतलब क्या है? आज की जमीनी हकीकत क्या है? क्या दोनों देश किसी बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, किसी सैन्य टकराव या युद्ध की बात तो कोई नहीं कर रहा, उसकी संभावना भी 9 के बराबर है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव अपने चरम पर हैं। पिछले कई सालों में, शायद 1971 के बाद से, दोनों देशों के रिश्ते इतने खराब कभी नहीं हुए। और इसका असर साफ दिखना भी शुरू हो गया है। सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन इसका असर सिर्फ राजनीति तक तो सीमित नहीं रहेगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत और बांग्लादेश के बीच अरबों डॉलर का व्यापार है, कई साझा प्रोजेक्ट्स हैं। इस तनाव का उन पर क्या असर पड़ सकता है? असर पड़ना शुरू हो चुका है। जब दो पड़ोसी देशों में इतना अविश्वास पैदा हो जाता है तो उसका असर हर चीज पर पड़ता है। व्यापार धीमा हो जाता है, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि पुल और रेलवे लाइनें, वो सब ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। हाँ, निवेशक डर जाते हैं। अगर ये तनाव लंबा खिंचता है तो उसका आर्थिक नुकसान दोनों देशों को उठाना पड़ेगा। ये तो बड़े स्तर की बात हुई। क्या आम लोगों की जिंदगी पर भी इसका कोई असर पड़ रहा है? बिल्कुल। रिश्ते खराब होने का मतलब सिर्फ हेडलाइन नहीं होती, उसका असर आम जिंदगी पर पड़ता है। सोचिए, सीमा पर व्यापार करने वाले उन छोटे व्यापारियों का क्या होगा जिनकी रोजी रोटी इसी आवाजाही पर टिकी है। सही बात है। उन हजारों बांग्लादेशी छात्रों का क्या होगा जो भारत में पढ़ते हैं, या उन मरीजों का जो इलाज के लिए यहाँ आते हैं। उनके लिए माहौल कितना मुश्किल हो जाएगा। ये तनाव हवा में नहीं रहता, ये लोगों की जिंदगियों में घुस जाता है। तो अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे क्या हो सकता है? भविष्य को लेकर क्या संभावनाएं दिख रही हैं? हमारे सोर्सेज में 3 संभावित परिदृश्यों या सिनेरियोज की बात की गई है। हाँ, और हर रास्ते का अंजाम बहुत अलग है। पहला और सबसे अच्छा सिनेरियो है डिप्लोमेटिक समाधान का। मतलब बातचीत से हल? हाँ, पर्दे के पीछे बातचीत हो, दोनों देशों के नेता और राजनयिक मिलकर इस तनाव को कम करें, बांग्लादेश दीपू दास के हत्यारों पर कड़ी कार्रवाई करें और भारत को वहां रह रहे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का ठोस आश्वासन दे। इससे माहौल शांत हो सकता है। ये तो हुई सबसे अच्छी स्थिति, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो थोड़ा अस्थिर है और वो है जनता के दबाव का। अगर भारत में प्रदर्शन जारी रहते हैं और मीडिया में ये मुद्दा गर्म रहता है तो सरकार पर और ज्यादा कड़े कदम उठाने का राजनीतिक दबाव बढ़ेगा। और लोकतंत्र में जन भावना को लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
इससे सरकार ऐसे फैसले ले सकती है जो रिश्तों को और बिगाड़ दें। और सबसे खराब स्थिति क्या हो सकती है? तीसरा और सबसे गंभीर सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो है लंबे समय तक चलने वाले तनाव का। अगर ये मुद्दा दोनों देशों में राजनीतिक ध्रुवीकरण का हथियार बन जाता है, मतलब पार्टियां ऐसे चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल करने लगती हैं। एग्जैक्टली, तो रिश्ते लंबे समय तक खराब हो सकते हैं। और यहीं पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है। ये घटना भारत की घरेलू राजनीति के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक कहानी बन जाती है। मतलब इसे थोड़ा और समझाइए। मतलब ये कि जो दल भारत में लंबे समय से पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की स्थिति, खासकर हिंदुओं की स्थिति पर बात करते रहे हैं, उनके लिए ये घटना हमने तो पहले ही कहा था जैसा एक जीता जागता सबूत बन जाती है। अच्छा, तो ये सिर्फ बांग्लादेश पर दबाव बनाने का मामला नहीं रहता, बल्कि भारत के अंदर एक खास राजनीतिक नैरेटिव को मजबूत करने का भी टूल बन जाता है। CA, NRC जैसी बहसों को इससे और हवा मिलती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस घटना ने 1971 की लड़ाई की यादें भी ताज़ा कर दी हैं, जब भारत ने बांग्लादेश की आज़ादी में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। ये उस ऐतिहासिक दोस्ती पर एक गहरे जख्म की तरह है। बिल्कुल, ये उस पूरे ऐतिहासिक रिश्ते की बुनियाद पर सवाल खड़े करती है। और ये भी ध्यान रखना होगा कि मानवाधिकार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। उनका दबाव भी एक भूमिका निभाएगा। हाँ, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि आगे क्या होता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। इस पूरे संकट की चिंगारी थी दीपू चंद्र दास की एक अफवाह पर आधारित निर्मम हत्या। उस चिंगारी के लिए बारूद का काम किया बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता और अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमलों ने। हाँ, जिसने पहले से ही एक डरावना माहौल बना रखा था। फिर इस आग को फैलाने और सीमा पार पहुंचाने का काम किया सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियोस ने। और फिर भारत में हुए जोरदार विरोध प्रदर्शनों ने, जिसने इसे एक बड़े डिप्लोमेटिक क्राइसिस में बदल दिया। और आज की हकीकत ये है कि कोई जंग तो नहीं हो रही, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। बिल्कुल, और भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि डिप्लोमेसी कितनी कामयाब होती है, दीपू के परिवार को न्याय मिलता है या नहीं, और दोनों देशों का राजनीतिक नेतृत्व कितनी समझदारी से काम लेता है। ये कहानी वाकई अभी खत्म नहीं हुई है। भारत और बांग्लादेश दोनों की निगाहें अब आने वाले समय पर टिकी हैं। बिल्कुल, और ये घटना हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के डिजिटल युग में जहां एक फर्जी खबर या एक वीडियो सुनामी ला सकता है, वहां दो पड़ोसी देश अपने दशकों पुराने रिश्तों को अफवाहों और गुस्से की इस आग से कैसे बचा सकते हैं। ये सिर्फ सरकारों और राजनेताओं का इम्तिहान नहीं है, ये दोनों समाजों के सब्र और विवेक की भी परीक्षा है।